प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम सॉइल पढ़ा रहे थे। भूमि के बारे में आपको बताया है और जैव पदार्थ के बारे में भी बताया है। अब वो चैप्टर खत्म हो गया। अब इसी क्रम में आगे बढ़िए और आज आप भूमि संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन समझिए। तो भूमि संरक्षण एक व्यापक शब्द है। भूमि संरक्षण के अंतर्गत भूमि की उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी का विभिन्न विकारों जैसे लवणीकरण, भूक्षरण, अम्लीयता आदि से सुरक्षित रखता है, अर्थात भूमि को किसी भी रूप में बर्बाद होने से रोकता है। इसी को भूमि संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत भूमि की उत्पादकता की संरक्षित करने के लिए खादों का प्रयोग, फसल चक्र का प्रयोग, सिंचाई एवं जल निकास, भूक्षरण को रोकना, मृदा को क्षारीय व अम्लीय होने से रोकना एवं उनके सुधार आदि बातें सम्मिलित हैं। अब आप इसकी परिभाषा समझिए। देखिए, मृदा संरक्षण की परिभाषा इस प्रकार से है। मृदा संरक्षण खेती करने की वह विधि है जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा लाभ उठाकर मृदा को क्षरण से बचाया जा सके। अंग्रेजी में समझिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज ए मेथड ऑफ यूजिंग लैंड efficiency under a farming system that safeguard it from erosion। अब आप भूमि संरक्षण के सिद्धांत समझिए। इसके 3 सिद्धांत हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस कार्य के लिए जो भूमि उपयुक्त है उसी कार्य के लिए उसका उपयोग किया जाए। ईच पार्टिकल ऑफ लैंड should be used for which it is best suited। दूसरा समझिए, कोई भी भूमि बेकार न पड़ी रहनी चाहिए। No land should remain ideal। तीसरा समझिए, मृदा उत्पादकता को उच्च स्तर पर स्थिर रखा जाए। इसका मतलब हुआ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड should be maintained sufficiently at high level। तो इस प्रकार से आपने भूमि संरक्षण के 3 सिद्धांतों को समझा। अब इसके आगे आप भूक्षरण या मृदा अपरदन, जिसको कि सॉइल इरोजन कहते हैं, इसको समझिए। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप इस प्रकार समझें। वायु, जल प्रवाह एवं वर्षा की गिरती हुई बूंदों के प्रभाव के कारण भूमि के कणों का कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना भूमि क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। यह एक भौतिक क्रिया है। आप इस प्रकार समझें। द फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय विंड और वाटर इज कॉल्ड इरोजन। इसका मतलब हुआ, इस प्रकार भूक्षरण एक भौतिक क्रिया है जिसमें मृदा कण अपने मूल स्थान से विलग होकर अन्यत्र परिवहित हो जाते हैं। अब भूमि क्षरण या भूमि कटाव के प्रकार समझिए। काइंड ऑफ सॉइल इरोजन। भूक्षरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक क्षरण यानी नेचुरल इरोजन, इसको सामान्य क्षरण भी कहते हैं। दूसरा है त्वरित अथवा मनुष्यकृत क्षरण, इसको एक्सेलरेटेड इरोजन कहते हैं। तो पहले आप प्राकृतिक क्षरण समझिए। इसे सामान्य क्षरण या भूविज्ञानी क्षरण भी कहते हैं। जब भूमि क्षरण प्राकृतिक रूप में हो रहा हो और मनुष्यों द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया गया हो, इसमें प्रायः भूमि निर्माणकारी एवं विनाशकारी क्रियाएं साथ साथ एक ढंग से चलती रहती हैं कि भूमि की दशा में पौधे की दृष्टि से अनुकूल संतुलन बना रहता है। इस कारण इस क्षरण में केवल प्राकृतिक शक्तियों का ही सहज रूप से हस्तक्षेप होता है। अब त्वरित क्षरण समझिए। जब वृद्धि के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने वनों को काटकर चारागाहों का विनाश कर
आग लगाकर भूमि को वनस्पति विहीन कर दिया। फसलें उगाने के लिए दोषपूर्ण और अवैज्ञानिक कृषि प्रणालियां अपनाई, जिसके फलस्वरूप भूमि की विनाशकारी क्रियाएं निर्माणकारी क्रियाओं के अनुपात में तीव्रतर हो जाती हैं, जिससे मृदा क्षरण अधिक होने लगता है। इसे ही मानवीय क्षरण यानी मैन मेड इरोजन या त्वरित क्षरण कहते हैं। त्वरित क्षरण के मुख्य कारण वनों का विनाश, चारागाहों का विनाश, अनियंत्रित चराई, निवर्तमान कृषि या स्थानांतरित खेती, दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक कृषि प्रणालियां हैं। त्वरित क्षरण वास्तव में भूमि क्षरण का मुख्य अंश है, जो दो प्रतिकारकों के कारण होता है। उनका कारण समझ लीजिए। पहला है जल द्वारा क्षरण, जिसको वाटर इरोजन कहते हैं। दूसरा वायु द्वारा क्षरण, जिसको विंड इरोजन कहते हैं। तो जल क्षरण या जलीय कटाव समझिए। वाटर इरोजन मृदा कणों का जल द्वारा कटाव एवं बहाव जल क्षरण कहलाता है। जल क्षरण कटाव एवं बहाव मुख्य रूप से वर्षा की मात्रा, प्रचंडता आदि, वर्षा की बूंदों का वेग एवं आकार, भूमि का ढाल, वनस्पति आच्छादन, भूमि के प्रकार आदि बातों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझा। और एक बात और समझिए, जल द्वारा भूक्षरण, वर्षा की बूंदों द्वारा मृदा कणों पर प्रकार, इसका मतलब समझिए मृदा कणों पर प्रहार के साथ साथ प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मृदा कण या मृदा समुदाय, इसको अंग्रेजी में सॉइल मास कहते हैं, से ढीले होकर अलग हो जाते हैं। जल क्षरण प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। सर्वप्रथम मृदा कणों को बिलगाव यानी कटाव, उसके बाद बिलगित कणों का दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना तथा अंत में कणों का जमा होना। वायु द्वारा जल क्षरण समझिए। विंड इरोजन, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु द्वारा मृदा एक स्थान से काटकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु द्वारा क्षरण एक भयंकर समस्या है। इन क्षेत्रों में वनस्पतियों के अत्यंत विरल होने के कारण वायु तीव्र और निर्बाध वेग बहती है तथा भूमि पृष्ठ अवर्षण करती है। फलता मिट्टी के कण कटकर वायु के प्रवाह द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं।